नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से भरपूर स्वागत है। तो आरएएस प्री का एग्ज़ाम आपका आने वाला है। अब ज़्यादा टाइम रहा नहीं इसमें। आरएएस प्री में जितना हो सके आप उतना अब रिवीजन करिए। आपके पास मात्र एक महीना रहा है। इस एक महीने में आप जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन लगाइए और उतना ही ज़्यादा रिवीजन कीजिए। बस एक महीने की बात हो रहा है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसी एक महीने को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चंस के लिए ये श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें हम आरएएस में हुए आरएएस के पिछले वर्षों में जो भी बीते 10-12 सालों में पेपर हुए हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्वेश्चनों की प्रकृति को। और साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं और मैं आज से ही आपको ये बात दिखाऊंगा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप इस क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो बिना किसी ज़्यादा इधर उधर की बातें किए आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके भी अपनी जो भी क्वेरीज होगी वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वो सारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज जो हम PYQ लेके आ रहे हैं, जो हमने पिछले वर्ष में आरएस में पूछा गया था 1991 का ये पेपर है, इसको हम सोल्व करेंगे। सामाजिक ज्ञान है और सामाजिक विज्ञान। 1991 में 120 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो 1991 का क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। इसमें देखें कि किस तरह से हमें, हमारा मेन मकसद होगा इनका आंसर जानना, साथ ही साथ में ये भी पता करना कि किस तरह से PYQs को सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि एक दो क्वेश्चन हमारे और ज़्यादा एक्स्ट्रा सही हो जाए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा ये PYQ स्टार्ट करने से पहले, कि किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा हो, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड का हो या साइंस बैकग्राउंड का हो, उसको सारे के सारे PYQs करने चाहिए और उसका जो आंसर होते हैं या फिर उनके जो फैक्ट जो होते हैं वो सभी बच्चों को याद होने चाहिए। क्योंकि अगर आप पिछले 10 से 12 सालों के जो PYQs करोगे तो जो आर्ट बैकग्राउंड वाले हैं उनके जो साइंस बैकग्राउंड वाले 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे बिल्कुल। और जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, जिनको आर्ट बैकग्राउंड वाले 29 सब्जेक्ट जिनको जो फैक्चुअल होता है वो रटने में दिक्कत आती है, उनके 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से सही हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, कोई रॉकेट साइंस ये है नहीं। तो आप ज़रूर इनको PYQs को सॉल्व करना और इनको देखना ध्यान से, और जो भी 2-3 क्वेश्चन का आपका बेनिफिट हो वो आप जरूर उठाना। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? यानी मौसम में हमारा जो परिवर्तन होता है, जैसे कि गर्मी, सर्दी, वसंत का मौसम, या फिर हम बोल सकते हैं दिन रात के मौसम में जो डेली परिवर्तन होता है, बारिश आती है, ये सब घटनाएं पृथ्वी के किस घटनाओं के कारण होती है, किस विशिष्टता के कारण होती है? जिसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, धुरी के 23.5 डिग्री अक्ष पर इस पृथ्वी का झुकाव। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका 1 और 2 दोनों सही है। और चौथा है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, यानी रोटेशन। रोटेशन और ये है रिवोल्यूशन। ये क्या है, आपने ज्योग्राफी में ये सब कुछ पढ़ा होगा, तो और बाकी मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का इसके बारे में बता दूंगा। तो ये होगा इसमें ऑप्शन 3। और आजकल आपको पता है कि RPSC ने जो नया रूल निकाला है उसमें आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, ऑप्शन E, जिसमें लिखा होगा कि नॉट अटेम्प्टेड, या मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहता, इस तरह की बात आएगी। तो आपको अगर नहीं आता तो ये पांचवा ऑप्शन, आपको ये पांचवा गोला भरना होगा उसमें। ठीक है, प्रैक्टिस आप इसी तरह से करेंगे। पहले 4 आते थे, अब 5 करेंगे, तो आपको पांचवा गोला जरूर भरना होगा। ये हमारा सूर्य है। ठीक है, और ये है पृथ्वी। ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है।
तो वर्ष में एक बार गर्मी आएगी, एक बार सर्दी आएगी, आपको पता होगा। एक बार मानसून का भी सीजन आता है, अनेक प्रकार के मौसम बदलते रहते हैं। तो वो किस कारण होता है? वो होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। और ये चक्कर है वो गोले के रूप में नहीं लगाती, बल्कि एक तरह से इस तरह से चक्कर लगाती है, जिसमें एक टाइम ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, और दूसरा टाइम ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। ठीक है, तो इन्हीं दो स्थितियों के कारण पृथ्वी के ऊपर अधिक सर्दी भी होती है और अधिक गर्मी भी होती है। ठीक है, इसका सर्दी और गर्मी का भी प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो साथ ही साथ पृथ्वी अपने एक्स पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, इसलिए दिन और रात हमेशा एक बराबर नहीं होते। या आप देखोगे कि ठंड के मौसम में आपकी रातें लंबी होती है और दिन छोटा होएगा, और गर्मियों में आपका दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति, परिभ्रमण या गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात का बनना, मौसम परिवर्तन, पवन तथा समुद्री धारा में परिवर्तन, समुद्र में ज्वार भाटे आना, एक देशांतर पूरा करने में 4 मिनट का समय लगना आदि जैसी क्रियाएं तथा परिक्रमण गति के कारण दिन रात का छोटा बड़ा होना, वर्ष का बनना, ऋतु परिवर्तन जैसी क्रियाएं संपन्न होती है। सूर्य की पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थिति को इस चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। यानी कि ये क्या बोला गया है इसमें? एक तो बोला गया है रोटेशन, यानी जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसके कारण क्या क्या होता है? एक तो दिन रात बनते हैं, दूसरा मौसम में परिवर्तन होता है, तीसरा पवन और समुद्र की जो धाराएं होती है उनमें परिवर्तन होता है। आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो समुद्री धाराएं और स्थलीय समीर, पवन समीर, इस तरह की बातें आपने पढ़ी होगी। समुद्र की धाराओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, समुद्र में ज्वार भाटा आता है उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर घूमती है उससे यह घटनाएं होती है। और जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उससे दिन रात का छोटा बड़ा होना, क्योंकि वो अपने एक्स पे झुकी हुई है तो दिन रात छोटे बड़े होंगे। उसके अलावा वर्ष का बनना, ऋतु में परिवर्तन होगा। इस तरह की घटनाएं क्या होगी कि जब वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी उससे होती है। ठीक है, दो बातें हैं, दोनों बातें आप याद रखना। ये एक चार्ट दे रखा है आपके सामने, इसमें इसको समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, 4 मौसम दे रखे हैं। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, 23 दिसंबर, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन, और 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है, लंबवत चमकता है पृथ्वी के ऊपर। 21 जून को सूर्य उत्तरायण होता है और 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणायन होता है। यानी कि 21 जून को एक कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकेगा, और 23 दिसंबर और 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर। इससे आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन भी तैयार हो जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आरपीएससी। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 21 जून को सूर्य की स्थिति होती है। ऑप्शन ए देगा कर्क रेखा, ऑप्शन बी देगा कर्क रेखा पर लंबवत, मकर रेखा पर लंबवत, ऑप्शन सी देगा भूमध्य रेखा पर लंबवत। भूमध्य रेखा को विषुवतीय रेखा भी बोलते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखना। और एक ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन बना के भी आपको दे सकता है, तो आप इनको याद रखना। दूसरा एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है इसके अलावा? इसके अलावा क्वेश्चन बना देगा कि पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या घटनाएं होती है। क्वेश्चन क्या देगा? पृथ्वी के
अपने एक्स पर घूर्णन से कौन सी घटनाएं होती है। ऑप्शन ए दे देगा आपको दिन रात का बनना। ऑप्शन बी दे देगा आपको ऋतु में परिवर्तन। ऑप्शन सी दे देगा आपको ज्वार भाटा का बनना। और ऑप्शन डी देगा आपको ए और सी दोनों। और ऑप्शन ई होगा नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी इसमें बन सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी जब अपने एक्स पर घूमती है तो कौन सी घटनाएं होती है, और अपने चारों सूर्य के चारों ओर घूमती है तो कौन सी घटना होती है। ठीक है, दूसरा है चंद्र ग्रहण कब होता है। जब पृथ्वी व चंद्रमा के बीच सूर्य हो। इसको आप बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखना। ये हो गई पृथ्वी, ये हो गया चंद्रमा, और इसके बीच में सूरज आएगा। ठीक है, ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती ये स्थिति। तो आपका ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, आप इसको एक को हटा दो। अब होगा कि जब ये सूर्य है और ये है पृथ्वी, इसके बीच में चंद्रमा हो। और तीसरा है कि ये है सूर्य, ये है चंद्रमा, इसके बीच में पृथ्वी हो। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी बीच में आई, यानी कि पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, और इसी प्रकार जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आएगा तो एक हिस्से पर प्रकाश नहीं आएगा तो उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। पृथ्वी के ऊपर प्रकाश नहीं आएगा उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ लेते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है पूर्णिमा को, तो चंद्रमा पर गिरने वाली सूर्य की किरणों को पृथ्वी रोक लेती है और कुछ क्षण के लिए चंद्रमा ओझल हो जाता है। यानी कि ये सूरज है, ये हमारा सूर्य देवता है, और ये है पृथ्वी, और ये है चंद्रमा। जब क्या होता है कि सूरज की किरणें ऐसे आएगी पृथ्वी की ओर, जब ये एक सीध में होंगे तो कुछ हिस्से कुछ देर के लिए सूरज का प्रकाश इतनी दूर में चंद्रमा के ऊपर नहीं जाएगा, जिससे क्या लगेगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। और ये कब होता है, पूर्णिमा को होता है। ये बात आप ध्यान रखना, जब भी पूर्णिमा होगी तो आपका चंद्र ग्रहण होगा। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को होता है, परंतु पूर्णिमा को प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं। जब भी चंद्र ग्रहण होगा तब पूर्णिमा होगी, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होगा। इस बात को भी आप ध्यान रखना। ठीक है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है। यहाँ पे चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनने की संभावना है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, सीधा क्वेश्चन बनेगा कि चंद्र ग्रहण होता है पहला केवल पूर्णिमा, दूसरा केवल अमावस्या, तीसरा पूर्णिमा और अमावस्या दोनों, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों, और ऑप्शन डी देगा कभी भी, किसी भी, या फिर किसी भी तिथि को, कभी भी की जगह किसी भी तिथि को। और ऑप्शन ई देगा आपको नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, तो इसमें आपको बताना होगा, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। इस तरह क्वेश्चन भी बनाकर पूछ सकता है आरपीएससी आरएएस के एग्जाम के लिए। अब ये है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉर्पोरेशन जो एनटीपीसी है उसके द्वारा स्थापित सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र एक स्थापित किया गया था। 1991 का हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार आपको बताना है।
तो एनटीपीसी क्या है? भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। चौथा होगा इसमें, फरक्का किया गया था। तो एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। इसकी ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 1975 को हुई थी। फरक्का सुप्रताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1986 में एनटीपीसी द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में की गई थी। यह कोयला आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र है। किस पर आधारित है? कोयला पर आधारित है, जिसकी कुल क्षमता 2100 मेगावाट है। तो इसमें आपको एनटीपीसी के बारे में आपको याद रखना है। एनटीपीसी के बारे में, इसकी स्थापना 1975, 9 नवंबर 1975, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, ये राजस्थान से हिस्ट्री से है। राजस्थान के केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान का जो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है वो अविका नगर में स्थित है। 1962 में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, 1962 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अविका नगर मालपुरा, ये कहाँ पे है? टोंक में। टोंक में स्थापित किया गया। राजस्थान ऊन मिल, राजस्थान ऊन मिल कहाँ पे है? बीकानेर में। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो रहा है। ठीक है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना 1987 में जोधपुर में की गई। तीसरा क्वेश्चन, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है। चौथा क्वेश्चन, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पे है? बीकानेर में। आपका पांचवा क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर में, सॉरी अविका नगर नहीं होगा आपका, फतेहपुर सीकर होगा। ऑप्शन 4, फतेहपुर सीकर में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं एक क्वेश्चन से। तो आप इन फैक्टों को याद रखना। जो भी भेड़ से रिलेटेड जितने भी संस्थान हैं 4 से 5 राजस्थान में, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति, इसका उद्देश्य क्या था? भूमि सुधार नीति का कृषि पैदावार में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधारिक संरचना में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण, शोषण एवं सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। तो कृषि पैदावार की में जो सुधार करना है, ये उसका मुख्य उद्देश्य था भूमि सुधार नीति का। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कृषि की पैदावार में वृद्धि करना, क्योंकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। आपने इकोनॉमिक सर्वे मैंने आपको इस बार पढ़ाया था, तो उसमें बताया था मैंने कि कृषि का योगदान आपका कितना है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है कृषि। राजस्थान में कृषि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में उत्पादकता भारत के कुछ भागों की अपेक्षा काफी कम भी है। भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि से संबंधित कानूनों तथा प्रथाओं में परिवर्तन करना, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली नीति में मुख्यतः कृषि भूमि के पुनर्वितरण पर बल दिया गया है। ठीक है, तो इस नीति का, भूमि सुधार नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि के क्षेत्र में सुधार करना है, पैदावार बढ़ाना। अगला है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम संकल्पना निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है? यानी कि आपको एक टर्म दे रखी है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ये जो टर्म है ये किससे संबंधित है? अंत्योदय दृष्टिकोण से, भूख से मुक्ति, मानव में विनियोजनकारी दृष्टिकोण से, आधारिक संरचना विकास। इसके बारे में जान लेते हैं। इसका आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। थोड़ा जान लेते हैं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में क्या था, उस समय लाया गया था, उस समय का। आधारिक संरचना विकास दृष्टिकोण का पर्यायवाची है भारत सरकार द्वारा 1975 में आयोजित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में आधारभूत संरचना विकास करना। 1975 में एक कार्यक्रम लाया गया था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आधारभूत संरचना का विकास करना। यह कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के समय लाया गया था। ये उस समय का करंट अफेयर से रिलेटेड हम मान सकते हैं।
ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या को बुनियादी न्यूनतम जरूरत क्या होती है हमारी, बेसिक नीड क्या कौन सी होती है? शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जल की, भोजन की, पोषण की, बिजली की, ये आवश्यकताएं हैं, ये हमारी बेसिक नीड होती है जो हम दिन रात हमें चाहिए। ठीक है, इनको पूरा करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। ठीक है, हमारी जो बेसिक नीड होती है उससे रिलेटेड है ये आधारभूत संरचना का विकास, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। न्यूनतम आवश्यक, मनुष्य को जीवन जीने के लिए न्यूनतम क्या जरूरी है आज के समय में, आप देख के चलिए। अब अगर 2023 का लेके चले हम टाइम आज, तो आज हमें न्यूनतम क्या जरूरी है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमने तीन सुना है कि ये हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं। लेकिन आज उसके साथ क्या हो गया? बिजली भी हो गया, इंटरनेट की सुविधा भी होगी। जब तक आपको 4G या 5G इंटरनेट नहीं मिलता आपका दिन नहीं निकलता। ठीक है, तो आपकी इंटरनेट की ये जो सुविधा है आपकी एक आधारभूत सुविधा है, आवश्यकता है, आधारभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा। ठीक है, इसके अलावा बिजली, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आपको, दुरुस्त इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ठीक है, ये नहीं हो स्लो स्लो अटक अटक के आपका नेट चले, आपको 5G नेटवर्क चाहिए। राजस्थान में पिछले 4 वर्षों में किसका उत्पादन दुगने से भी अधिक हो गया? ये आपका उस समय करंट अफेयर का था, तो ये आप मत कीजिए, आप 2023 के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगला है भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको पता होगा कि नीति आयोग से पहले एक आयोग था जिसका नाम था योजना आयोग। वो 5 वर्षों के लिए नीतियां बनाता था, जिसे पंचवर्षीय योजनाएं कहते थे। 5 वर्षों की नीतियों का निर्माण करता था। उन नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन और आय का समान वितरण, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना, पिछड़ी जातियों का विकास और निजी क्षेत्र में बढ़ती भूमिका। तो ये उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था आत्मनिर्भरता, यानी कि विदेशों से जो भी हम सामान खरीदते हैं, आयात करते हैं, उस पर निर्भर कम रहना और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भारत में उत्पादित करना। इसी के लिए हरित क्रांति, आपने सुना होगा, हरित क्रांति भी आई थी। उद्योगों के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार के विकास हुए थे। ठीक है, दुग्ध क्रांति का नाम आपने सुना होगा। इस तरह की क्रांतियां क्यों लाई गई? क्योंकि विदेशों से पे हमें निर्भरता जो हमारी थी उसको कम करना था। ठीक है, तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत सरकार ने सोवियत संघ जो था या आज का जो रूस है उसके जो पत्ती थी पंचवर्षीय योजना उसको लागू किया था। यानी रूस में भी पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर ही कार्य होता है। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या थे? राष्ट्रीय आय को बढ़ाना और लोगों के औसत जीवन स्तर को ऊंचा करना। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इनको याद रखना। दूसरा, आधारभूत और भारी उद्योगों को गति देना। तीसरा, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देना, असमानता को दूर करना और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। ये जो आपका पांचवा ऑप्शन है ये और ये एक ही बात है, स्वावलंबन और विदेशी सहायता पर निर्भरता। विदेशी सहायता अगर हम कम प्राप्त करेंगे तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हमें खुद का उत्पादन करना होगा। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? ये देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। प्राचीन प्लस करंट दोनों मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास में जब हम मौर्य काल पढ़ते हैं तो उसकी प्रशासन और नीति कैसी थी, उसको आज वर्तमान में वो कैसे रिलीवेंट है उसको मिलाकर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं आपके आरएएस में नहीं, यूपीएससी का जब आईएएस का पेपर आप देते हैं तो आईएएस के पेपर में भी आपके इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि जो पुराने जमाने की जो नीतियां थी वो किस तरह से आज भी रेलिवेंट है। जैसे यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन याद आता है कि आईएएस के एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, उस सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय इस व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था, जैसे कि उसकी उस समय सड़कों का चौड़ा होना, एक दूसरे को समकोण पर काटना और सड़कों के दोनों ओर नालियां होना, इस तरह की जो व्यवस्था थी वो आज किस प्रकार से प्रासंगिक है? ये इस तरह का एक क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है। तो पहले जो प्रशासन और नीतियां थी किस तरह से हमारे देश में चलता था या फिर किस तरह की नीतियां लाई गई थी, अच्छी जो बातें होती थी उस समय की, तो वो आज के टाइम पीरियड में किस तरह से रेलिवेंट करेगी उस हिसाब से भी क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है। क्योंकि आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बनाया जा रहा है तो
उन नीतियों को आप किस तरह से लागू कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बेहतर तरीके से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सिखाया जाता है। जब तक आप एक तरह से बोलते हैं भूतकाल का या पीछे का, जब तक आप नीतियों का विश्लेषण नहीं करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप एक प्रशासनिक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन पाएंगे। ठीक है। नापतोल और बांटों का निरीक्षण, वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण, जन्म और मृत्यु पंजीकरण और शिल्पकारों का संरक्षण, जन्म मृत्यु पंजीकरण। मौर्य युग कब से कब तक है? 323 से 183 ईसा पूर्व। इसमें नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। आज भी क्या होता है, नगरों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? नगर पालिका और नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके द्वारा चलाया जाता है। आपको 92-93 संविधान संशोधन तो याद होगा ही, 1993 का। नागरिक और प्रमुख इसका मुख्य होता था। आज चेयरमैन जो होता है, उस समय उसको क्या बोलते थे? नागरिक या पूर्व प्रमुख बोलते थे, पूर्व मुख्य बोलते थे। मैक्सनीज के अनुसार प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था जो 6 समितियों में विभक्त था। यानी 6 समितियां बनी हुई थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। वो पूरे पूरे नगर का प्रशासन संभालते थे। वो 5 समितियां कौन सी थी? उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करने वाली समिति, विदेशियों का देखरेख करने वाली समिति, जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र या लेखा जोखा रखने वाली समिति, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित समिति, निर्मित वस्तु क्रय विक्रय से संबंधित नीति, और आपकी बिक्री कर वसूल करने वाली समिति थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और ये पूरे के पूरे नगर का, पूरे के पूरे आपके शहर का प्रशासन संभालती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षी जिस चित्रकला में विशेष स्थान रखता है वह है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वार शैली, अलवर शैली। ये पेंटिंग से रिलेटेड आपका, चित्रकला से, आर्ट एंड कल्चर से आपका क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर से। तो ये क्वेश्चन आपका 1996 में फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है। जब हम 1996 का क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा, तब आप याद रखना कि ये क्वेश्चन हमने 1991 के क्वेश्चन सोल्व में किया था। ठीक है। तो बूंदी शैली में आपकी इस चित्रकला है, उसका उल्लेख मिलता है, जिसमें पशु पक्षियों को सबसे अधिक ध्यान दिया गया। ठीक है। और 1996 का जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा। ठीक है। अगला है, 1992 में ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए राजस्थान चित्रकार कौन है? ये उस समय करंट अफेयर का है। 2023 का मैंने आपकी कल ये क्लास ली थी पुरस्कार और सम्मान में, उसमें मैंने आपको सारे बताए हैं पुरस्कार और सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान किनको दिए गए हैं। तो आप मुझे इसका आंसर करके 2023 के हिसाब से बता देना, क्वेश्चन 11 लिखकर, जो भी जिसको भी ये पुरस्कार दिया गया है उसका आप नाम लिख देना। ठीक है। अगला है, राग कुलपदुम के रचयिता कौन है? मैंने आपको बताया था, एक मैंने स्ट्रेटजी क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो बुक्स वगैरह या रचयिता हैं उनके आप नाम याद जरूर रखना कि किन्होंने किस रचना के, किस बुक की रचना की थी या किस कृति की रचना की थी, वो आप जरूर याद रखना। तो राग कल्पदुम किसने की थी? कृष्णानंद व्यास जी ने इसकी रचना की थी। मेवाड़ निवासी कृष्णानंद व्यास हैं। यह ग्रंथ संगीत से संबंधित है। किससे रिलेटेड है? संगीत से रिलेटेड है। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। राग कुलदुम ये है राग कल्पदुम। राग कल्पदुम संगीत से रिलेटेड है। और राग कल्पदुम का के अनुसार जीवनी जागो एक उपाय है जिसका विकास मुगल दरबार के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ मियां तानसेन ने किया। और इनकी अन्य रचनाएं कौन सी है? राग कल्पद्रुम के अलावा राग रत्नाकर भी इन्होंने ही लिखी है। ठीक है। इनकी रचनाएं जो है वो आप याद रखना, रचनाएं जितनी भी हैं वो सभी इतिहासकारों की आप याद रखना। अगला है, राजस्थान के वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो नाथद्वारा में। वल्लभ संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना आचार्य वल्लभाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य नामक ग्रंथ रचना की तथा शुद्धाद्वैत नामक नवीन दर्शन का प्रतिपादन भी किया। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की, जिसे पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। और इन्होंने शुद्धाद्वैत एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत की प्रतिपादन भी किया। अनेक प्रकार के सिद्धांत, अनेक जो आचार्य उनके द्वारा दिया गया, जैसे द्वैताद्वैत सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत, शुद्धाद्वैत सिद्धांत, इस तरह के सिद्धांत है। जब हम
प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन भारत, तो उसमें दर्शन पढ़ते हैं। दर्शन एक टॉपिक होता है, या फिर बोल सकते हैं कि जब दर्शन पढ़ते हैं तो उस दर्शन में हम इन सिद्धांतों को पढ़ते हैं, ठीक है। और प्राचीन भारत के इतिहास में भी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ा जाता है, क्योंकि जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ा जाता है उस समय इन दर्शनों को भी पढ़ा जाता है, जिसमें आपने एक नाम सुना होगा षड दर्शन, षड दर्शन भी आपने एक नाम सुना होगा। तो दर्शन जब टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें इनके बारे में चर्चा मिलती है। वल्लभ संप्रदाय के उपास्य देव श्रीनाथ जी हैं, और वल्लभ संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का श्रेय आचार्य वल्लभाचार्य के द्वितीय पुत्र विठलनाथ द्वारा स्थापित अष्ट छाप कवि मंडली को दिया जाता है। इस संप्रदाय का मूल मंत्र श्री कृष्ण शरणम ममम है। सिहाड़ गांव श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में है, ये के नाम से जाना जाने लगा, जहां वल्लभ संप्रदाय के मूल पीठ प्रधान है। श्रीनाथ द्वारा जो गांव है उसका पुराना नाम क्या था, सिहाड़ गांव। ये कहाँ पे है, राजसमंद में। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ द्वारा कहाँ पे है, राजसमंद में, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय की मूल पीठ है। अब है बुद्ध और मीराबाई के जीवन का मुख्य साम्य क्या है। बुद्ध, महात्मा बुद्ध, मीराबाई, इनका जो जीवन दर्शन है, इनका जो मुख्य उद्देश्य है, यानी इनमें जो समानता है आपकी, दोनों में कॉमन बात है, वो क्या है, अहिंसा व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, सत्य बोलना और संसार दुखपूर्ण है। तो महात्मा बुद्ध ने भी कहा है संसार दुखों से भरा हुआ है, और मीराबाई के दर्शन में भी यह बात हमें दिखती है कि संसार दुखों से भरा हुआ है। संत शिरोमणि मीरा का जन्म 1498 में कुड़की ग्राम में हुआ। तत्कालीन नागौर रियासत वर्तमान में पाली जिले में, ठीक है। उस समय की नागौर रियासत थी और आज पाली जिले, कहाँ पे, कुड़की ग्राम, पाली जिले में, ठीक है। 1498 में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम क्या था, पेमल दे, पेमल दे इनके बचपन का नाम था। पिता श्री रतन सिंह राठौड़ थे, बाजोली के जागीरदार थे, और इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा संगा का आपने नाम सुना ही होगा। महाराणा संगा का एक पुत्र था भोजराज, उससे हुआ था, भोजराज से इनका विवाह हुआ था। पति की मृत्यु के बाद ये कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गई थी, कृष्ण की भक्त बन गई थी पूरी तरह से। मीरा की पदावलियां प्रसिद्ध है। मृत्यु गुजरात के डकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में, गुजरात का श्री कृष्ण का रणछोड़ मंदिर है, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म नेपाल तराई के स्थित लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। शाक्य क्षत्रिय कुल के ये संबंधित थे। 563 में इनका जन्म हुआ था, ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व, और इनकी माता का नाम महामाया और पिता का नाम सुदोधन था, ठीक है। महात्मा बुद्ध और मीराबाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, बाकी आप डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं हिस्ट्री में। ये आपको रिकॉल कराने के लिए थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अगला है राजस्थान में रुनेचा मेला की विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, क्या है, निरंतर ईश्वर स्मरण, सांप्रदायिक सद्भाव, सत्य बोलना और स्वस्थता में रहना। जो रुनेचा मेला है उसकी जो विशेषता, मुख्य विशेषता वो क्या है, सांप्रदायिक सद्भाव है। लोक देवता बाबा रामदेव को समर्पित ये एक मेला है, रुनेचा मेला। रुनेचा राधनी, पीरों का पीर, हिंदू धर्म में इन्हें कृष्ण का अवतार और अर्जुन का वंशज कहा गया है। मुस्लिम संप्रदाय में राम सा पीर कहा गया है। इसका मतलब क्या है, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग हैं रामदेव जी को मानते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव रुनेचा कहाँ पे है, जैसलमेर में रामदेव जी का मेला लगता है। तो आप के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा रामदेव जी का मेला कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था, रुनेचा। इस कारण इस मेले को रुनेचा का मेला भी कहते हैं। मारवाड़ का कुंभ कहलाने वाला यह सांप्रदायिक स्वभाव एवं संख्या की दृष्टि सबसे बड़ा मेला है। इसका दूसरा नाम क्या है, मारवाड़ का कुंभ भी इसको बोला जाता है। कुंभ आपको पता होगा, कुंभ के मेले में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, और रुनेचे के मेले में भी भीड़ अत्यधिक होती है, इस कारण इसको मारवाड़ का कुंभ बोला जाता है। इस मेले में आने वाला प्रत्येक यात्रु बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ के दर्शन हेतु मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर जाते हैं। इस मेले की विशेषता 13 ताली नृत्य, यहाँ का एक विशेष नृत्य होता है जिसको 13 ताली नृत्य बोला जाता है, ये इसकी विशेषता है। राजस्थान में किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है, 1991 का है करंट अफेयर का ये क्वेश्चन। तो आप बताना 2023 के अनुसार किसको अर्जुन पुरस्कार मिला है, अगर इस बार आई तो। इस वर्ष होने वाले 25वें ओलंपिक खेल
ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब है निम्न में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है, आपका ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि शरीर रक्त में दो तरह की चीजें होती है, एक होता है एंटीजन और दूसरा होता है एंटीबॉडी। तो इसमें पूछा गया है कि जो एंटीजन होता है इसका काम क्या होता है, तो प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, ठीक है। प्रतिरक्षी हमारे शरीर की रक्षा करने वाले जो भी एंटीबॉडीज है उसको बनाने के लिए ये एक तरह से प्रेरक का काम करते हैं, ये उनको उत्साहित करते हैं बनने के लिए। प्रतिजन किसी जीवधारी के शरीर में उपस्थित वे अणु हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कहा जाए तो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी उत्पन्न करने में सहायक होता है, उनको प्रतिजन कहते हैं। यानी जो भी एंटीबॉडी बनने के निर्माण में जो भी सहायक होते हैं वो क्या होते हैं, एंटीजन कहलाते हैं, ठीक है। जो प्रतिजन होते हैं, एंटीजन होते हैं, वो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, इनमें से। और ये कहाँ पे मिलते हैं, WBC में पाए जाते हैं, ठीक है। अब है आपका अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। ग्रीन हाउस क्या है, 1993 में भी आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो जिसमें पौधे उगाने के लिए एक समान तापमान प्राप्त किया जाता है, जिसमें वायुमंडलीय CO2 द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, जिसमें बंजर पर्वतों पहाड़ियों से हरा भरा किया जाता है और जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है। तो आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से मतलब हाउस से है एक तरह से, जिसमें क्या होगा कि आपका एक कांच का घर बनाया जाएगा जिसमें सूर्य की किरण आती है लेकिन बाहर वापस नहीं जाती, जिससे क्या होगा कि उस जगह का तापमान बढ़ जाता है। ये क्या हुआ, यूरोप के जो देश है जहाँ पे अत्यधिक ठंड होती है, बर्फ ज़्यादा गिरती है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर करने के लिए इस तरह के हाउसेज बनाए जाते थे। आपने नाम सुना होगा एक पॉली हाउस, तो ये पॉली हाउस ही है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि ये जो पॉली हाउसेज होते हैं इसमें जो कार्य होता है वैसा ही कार्य हमारी पृथ्वी में भी होता है, तो इसलिए उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम दिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है। तो क्या होता है कि पृथ्वी में जो भी सूर्य की किरणें जो हमारे पृथ्वी पर आती है वो आ तो आसानी से जाती है लेकिन वापस नहीं पहुंच पाती। आपने एक ज्योग्राफी में शब्द सुना होगा हीट बजट, उस हीट बजट में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी वस्तु है जो जीवाणुओं को से नष्ट नहीं होती, गोबर, पौधों की पत्तियां, खाद्य पदार्थ और प्लास्टिक। तो सभी चीज बायोडिग्रेडेबल है, जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसमें वो है एक प्लास्टिक। आपका प्लास्टिक आप चाहे धरती में दबा दो, समुद्र में फेंक दो या फिर कहीं पर भी छोड़ दो, आपका प्लास्टिक कभी हजारों वर्षों तक आपका प्लास्टिक खत्म नहीं होता, जो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। आप करके देख लेना, आप कोई प्लास्टिक की पॉलीथीन है या प्लास्टिक की जो बोतल आती है उसको आप मिट्टी में दबा देना, कहीं पे रख देना, पानी में रख देना, जहां पर आपका मन करे वहां रखना। अगर आप उसको 20 साल बाद भी निकालोगे तो भी आपको वैसी की वैसी ही मिलेगी, ठीक है। जैव निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेबल वे अपशिष्ट पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। ये पदार्थ सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होते हैं, जैसे गोबर, सूती कपड़ा, जूट, कागज, फल सब्जियां, छिलके, पेड़ पौधे के पत्ते इत्यादि। हम इस तरह की चीजें देखते हैं तो कुछ दिनों बाद वो अपने आप नष्ट हो जाती है। तो अनेक प्रकार के बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो इनको नष्ट कर देते हैं, अपग्रेड कर देते हैं और इनकी जो भी इनके जो मॉलिक्यूल है उनको तोड़कर जो हमारी पृथ्वी में रिलीज करते हैं, मिट्टी में रिलीज कर देते हैं। ये पदार्थ कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल। दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल या फिर अजैव निम्नीकरणीय। वे पदार्थ जिनका जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटन नहीं होता वे अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ये पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते, किसी भी बैक्टीरिया के द्वारा इस तरह के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इनको अपघटित नहीं कर पाते, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, संश्लेषित रेशे हो गए, धातु हो गया और कुछ रसायन होते हैं उन वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। अगला है 1991 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है।
तो अब अगर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाएगा, तो उसके अनुसार आप मुझे कमेंट करके बताना। मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे में इसके बारे में बताया है, महिला साक्षरता दर राजस्थान की कितनी है, ये भी आप ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन में आप गलती करते हैं, जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं, तो राजस्थान की जगह इसमें एक आंकड़ा आपको भारत का भी मिलेगा। तो राजस्थान का पूछा है, भारत का पूछा है, ये कि हम ध्यान नहीं देंगे और फटाफट जो भी हमें आंकड़ा दिमाग में आएगा वो हम क्लिक कर देंगे। अगर हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो वो सही हो जाए, वरना आपका गलत भी हो सकता है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से पढ़ना। क्या दिया गया 1991 की राजस्थान की, ठीक है, महिला साक्षरता, महिला साक्षरता की जगह पुरुष साक्षरता मत करके आ जाना। अब है विकलांग बच्चों को कथक नृत्य सिखाने में विशिष्ट प्रणाली विकास के लिए राजस्थान के किस कलाकार को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी से हाल ही में पुरस्कृत किया गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप जान लेना, पंडित दुर्गादास है, उस समय किया गया था। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई। भारत सरकार द्वारा 31 मई 1953 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। ये आप याद रखना, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब विशिष्ट समाचारों का पत्र, विशिष्ट समाचार पत्रों का केंद्र कौन सा है। वॉल स्ट्रीट, फर्स्ट स्ट्रीट, फ्लीट स्ट्रीट, प्रेस स्ट्रीट। तो ये आएगा आपका फ्लीट स्ट्रीट। ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र फ्लीट स्ट्रीट है। फ्लीट स्ट्रीट लंदन की एक सड़क है, अर्थात एक गली है, जिसमें 1980 के दशक तक ब्रिटिश समाचार पत्र छपते थे। 2005 से यहाँ से हटने वाला ब्रिटिश समाचार पत्र एजेंसी राइटर्स का ऑफिस आखिरी प्रमुख समाचार ऑफिस था, यानी 2005 तक इस स्ट्रीट से सारे ऑफिस इनके हट चुके हैं। 1980 के दशक में जो भी समाचार पत्र थे वो सारे यहीं पर थे, ठीक है। तो उस स्ट्रीट, एक गली का नाम है फ्लीट स्ट्रीट, जहाँ पे लंदन में ये गली है। अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया पहली प्राइमरी कहाँ होती है। न्यूयॉर्क में, न्यू हैम्पशायर में, मैसाचुसेट्स में और कैलिफोर्निया में। न्यू हैम्पशायर पूर्वोत्तर अमेरिकी राज्य है, अमेरिका के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र का एक राज्य है। राज्य का नाम इंग्लैंड के काउंटी हैम्पशायर पर रखा गया है। जनवरी 1776 में यह ग्रेट ब्रिटेन के अधिकार से स्वतंत्र सरकार स्थापित करने वाली पहली कॉलोनी बना। इसकी राजधानी कॉनकॉर्ड थी। इसी शहर से अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसकी जो प्रारंभिक जो स्टेज होती है उसी को प्राइमरी बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले जहाँ से शुरुआत होती है उसको प्राइमरी बोला जाता है। और ये कहाँ पे होती है, न्यू हैम्पशायर शहर है एक यूएसए में, ठीक है। 1976 में सबसे पहले जब अमेरिकी क्रांति हुई थी तो यहीं पर सबसे पहले जो है सरकार, स्वतंत्र सरकार का चुनाव हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष जब भी चुनाव होते हैं, यानी जब भी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं तो प्रारंभ यहीं से किया जाता है। प्राइमरी इलेक्शन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की पहली सीढ़ी है, जिसके तहत विभिन्न अमेरिकी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रबल दावेदार का पता लगाती है। इस प्रक्रिया में आम नागरिक हिस्सा लेते हैं और पार्टी को बताते हैं कि उनकी पसंद का उम्मीदवार कौन है, ठीक है। अब अगला, भारत में आणविक विस्तार संधि एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह एक तरह से भेदभाव पूर्ण संधि है। ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन जो आपका टॉपिक होता है उससे पूछा गया, या फिर बोल सकते हैं हम कि करंट का मुद्दा है ये। परमाणु अप्रसार संधि, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य क्या है, परमाणु हथियारों और हथियारों की तकनीकों के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग करना और परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना आदि आदि, ठीक है। 1970 में लागू की गई इस संधि पर अभी तक 190 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें परमाणु हथियार रखने वाले 5 बड़े देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इन 5 देशों के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है, किंतु भारत ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है क्योंकि भारतीय संधि को भेदभावपूर्ण मानता है। भारत का तर्क है, क्यों मानता है, तो भारत का तर्क है विकसित देशों ने पहले ही परमाणु हथियारों का भंडार बना लिया और बाकी देशों पर अप्रसार संधि थोप रहे। यानी भारत ने क्या तर्क दिया था, भारत ने तर्क दिया था कि जो भी बड़े बड़े देश है, जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इन तरह के देशों ने क्या किया कि अपने देशों में तो परमाणु हथियारों का विकास कर लिया,
लेकिन बाकी जो इमर्जिंग कंट्रीज है या विकासशील जो देश है, जब उनकी बारी आई तो ये बोल रहे हैं कि आपको परमाणु हथियार नहीं बनाने, शांति की ओर आपको कदम बढ़ाना है। तो ये तो भेदभावपूर्ण संधि होगी। तो इस चक्कर में भारत ने इसका विरोध किया और इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए कि नहीं हम तो देश बनाएंगे हमारे। और भारत क्यों बनाना चाहता है, कि भारत को बनाना चाहता है क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार थे, और दूसरी तरफ आपका चीन है, चीन के पास भी परमाणु हथियार थे। तो दोनों तरह से भारत को खतरा था। तो इसलिए भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। अगर एक बार कोई देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर देगा तो उसके बाद वो परमाणु हथियारों का निर्माण बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, ज्ञातव्य है कि इस संधि के तहत परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा केवल उन्हीं को दिया जाता है जो 1967 के से पहले परमाणु परीक्षण किया हो, जबकि भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। ठीक है, तो 1967 से पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया वो तो अपने हथियार रखेंगे, उनको इजाजत भी है कि वो आगे भी परीक्षण कर सकेंगे। लेकिन 1967 के बाद जिन्होंने परीक्षण किया है उनको इस तरह की कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, परमाणु हथियारों का नाम भी नहीं लेंगे, वो एक तरह से हम बोल सकते हैं। इन्हीं भेदभाव के कारण भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत के अलावा किसने नहीं किया? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया? पाकिस्तान ने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बोलता है कि जब तक भारत नहीं करेगा मैं भी नहीं करूंगा। उसके अलावा इजराइल ने नहीं किया, दक्षिणी सूडान ने नहीं किया, उत्तर कोरिया ने नहीं किया। ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है उस चक्कर में नहीं किया इजराइल ने। उत्तर कोरिया में आपको पता ही होगा कि वो जो चाइनीज सा व्यक्ति है किम जोंग, तो आज बस इतना ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो कल करेंगे। और धीरे धीरे हम क्वेश्चन की ऐसे शुरुआत करते जाएंगे और मैं आपको दिखाता जाऊंगा किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं पिछले बीते 10 से 12 दिनों के, तो आपके ये मान के चलिए कि एग्जाम से 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना रहेगी। ये मान के चलिए कि आपने 10 PYQ सोल्व किए, औसत आपने 1200 क्वेश्चन सोल्व किए। 1200 क्वेश्चन कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं और आप सीरियस होकर तैयारी करते हैं तो आपके लिए 1200 क्वेश्चन कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है याद करने के लिए। अगर इन 1200 क्वेश्चन में आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने, अगर डायरेक्ट रूप से भी रिपीटेड क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। बिना मेहनत के आप 10 क्वेश्चन हासिल कर सकते हैं और आप अपना RAS एग्जाम में सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, तो PYQs करना मस्ट कंपलसरी है, आप इनको जरूर कीजिएगा, इन क्लासेस को देखिएगा। और इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। उसके अलावा मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, उस पर आप जुड़ जाइएगा जहाँ पर आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी। उसके अलावा कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और PYQ जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा RAS प्री 2023 वाला, तब तक मैं PYQs आपके लिए डेली लेके आता रहूँगा। ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी, साथ ही साथ आप इसको करती रहिएगा, डेली आएगी ये सीरीज़ हमारी। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।